नमस्कार। आप देख रहे हैं सच तक भारत। मैं राजू सिंह। आप देख रहे होंगे लंबे समय तक इस चैनल पे वो वीडियो नहीं डाली जा रही थी। उसमें कई सारे कारण शामिल हैं और कल 26 नवंबर था और उससे पहले 25 नवंबर 2025 को जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के जो स्तूप है उस पे एक भगवा ध्वज फहराने का काम किया, जबकि उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली और उन्होंने ये कसम खाई कि हम इस देश की जो एक बड़ी आबादी है जिसमें कई धर्मों के लोग, कई पंथ के लोग, कई मजहब के लोग, कई समुदाय के लोग शामिल हैं और ये हमारे देश की जो धर्म निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, आपको हम बता दें कि हमारे देश के अंदर लगभग कई सारी संस्कृतियां विराजमान हैं, कई सारी आदिवासी संस्कृतियां हैं। हमारे देश में लगभग 9 धर्मों के लोग अनुसरण करने वाले लोग रहते हैं। लगभग 6000 से ज़्यादा जातियों के लोग रहते हैं भारत के अंदर। तो हम देखना ये चाहेंगे कि कल 26 नवंबर 2025 था और आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय के संविधान जो प्रेरणा स्थल है वहाँ पे हैं, मौजूद हैं और हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रणाली और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का एक वचन देते हैं। तो हम आज कुछ लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थी हैं, शोध छात्र हैं और वो लगातार इन सब मुद्दों पे बात करते रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से भारत का प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष के लिए काम करता है तो उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन है और मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। आप इस प्रतिक्रिया पे क्या जवाब देना चाहेंगे जिस तरीके से हम आज संविधान प्रेरणा स्थल पे खड़े हैं, बगल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा भी लगी हुई है और यहाँ पे हम एक संविधान प्रेरणा स्थल पे खड़े हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आज जो भारत है, भारत के अंदर जो धर्म की राजनीति है वो बहुत हावी रहती है इसमें। जब 1992 के बाद जब मंडल की राजनीति स्टार्ट हुई तब से हम देखते हैं भारत में धर्म की राजनीति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो भारत क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री का मतलब जो सामान्य तौर पे देखा जाता है कि राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग है। राजनीतिक संविधान का कार्य बिल्कुल अलग है और धर्म किसी का व्यक्तिगत मामला है, उसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि एक संवैधानिक पद पे हैं तो यह कार्य संवैधानिक रूप से तो गलत है कि आप संवैधानिक पद पर होकर के ये कार्य नहीं कर सकते। और किया क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो जिस पार्टी के हैं उस पार्टी ने चुनाव में भी उसको बहुत भुनाया और उसने वादा भी किया था, तो राजनीतिक लाभ लेने की रूप से भी देखा जा रहा है। तो संवैधानिक रूप से तो गलती है, लेकिन अच्छा, तो आप संवैधानिक तौर पे तो वो गलत है, लेकिन आपने कहा कि हाँ एजेंडे में था, उनके प्रोपोगेंडे में था कि हम राम मंदिर स्थापित करेंगे। तो ये धर्माचार्यों का काम है, प्राण प्रतिष्ठा करना, ध्वजवाहक बनना, ध्वज फहराना स्तूप पर, ये आचार्यों का काम है। आप नेता हैं, संसद में चुन के गए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपका काम है नीतियों का निर्माण करना और उसको जो जनमानस की समस्याएं हैं उस पे काम करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है ये काम धर्माचार्यों का है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो धर्माचार्यों का कार्य आज नेता करने लगे हैं तो हमारा देश एक दूसरी दिशा में जाने का एक संकेत दे रहा है? अब देखिए, जो भारत के अंदर जो प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा जाए कि जो राजनेता है वो धर्मगुरु बन चुके हैं और कई धर्मगुरु ऐसे हैं जो राजनेता का बयान देते हैं।
तो इसका ये कारण है कि भारत के अंदर क्योंकि कोई डिफाइंड पॉलिटिक्स तो होती नहीं भारत के अंदर कि क्या आपको बोलना है, कैसे क्या बोलना है। तो राजनेता लोगों को वोट कैप्चरिंग करना है, तो दिमाग में भारत में धर्म की बहुत ज़्यादा महत्वता रही है। भारतीय समाज जो है उसके दिमाग में एक सामाजिकरण जब होता है तो धर्म एक ऐसा फैक्टर है जो सामाजिकरण करता है, वो चाहे हर धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। तो क्योंकि ये सारे समाजीकरण उनको कर लेते हैं, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि अगर मुझे भारत की जनता में वो करना है तो मुझे धर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो अभी इसीलिए अभी जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश में देख रहे थे, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरीके से एक बड़े आंदोलन को हवा दी और उन्होंने कहा कि जो देश की एकता है, अखंडता है, विविधता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हम उसको टूटने नहीं देंगे और हम जो संविधान है उसको, उसके संरक्षण के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ एक दूसरे साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से कल चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कल एक बड़ी आंदोलन का हवा दी और संकेत दिया कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की ओर बनेगा तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनने में है क्या, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र आधे से ज़्यादा हिंदू राष्ट्र बन चुका है भारत हमारा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी होगा कि भारत कि इसे आप घोषित कर देंगे। घोषित तो आपकी औकात नहीं कि आप कर दें, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ व्याप्त है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। आप उसे ऊपर ऊपर से हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, जो आपने पूरी तरीके से बना दिया है कि रोडों पे आप जाएंगे, एक धर्म के लोग अगर रोड पे तांडव करते हुए दिखेंगे तो आप उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, दूसरे धर्म के दिखेंगे तो उन्हें पीटा जाएगा। अगर मॉब लिंचिंग हो रही है, उस मॉब लिंचिंग में केवल एक विशेष धर्म के लोग ही मारे जा रहे हैं, तो ये भी किसी एक धार्मिक राष्ट्र का ही संकेत है। अगर किसी धार्मिक बाबाओं को इतनी जो पाखंडी हैं, इन्हें इतनी छूट मिली हुई कि ये कैसा भी बयान दे रहे हैं, तो ये भी किसी धर्म के उन्हीं का एक तरीके हिंदू राष्ट्र की ही पद चिन्हों पे चलने का कार्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में जितने ऊंचे पद हैं, बड़े पद हैं, देख लीजिए उसमें अलग धर्म के लोग कितने हैं कि जो देश को चलाने वाले लोग होते हैं, सचिव होते हैं, आईएएस जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, उसमें मुस्लिम धर्म या बाकी धर्म लोग कितने लोग हैं, ये भी बात जानने की जरूरत है। राजनेता हैं, उसमें मुस्लिम राजनेता कितने हैं, और मुख्यमंत्री हैं, देश के कितने मुख्यमंत्री अभी मुस्लिम हुए हैं। कश्मीर को छोड़ दो तो मुझे तो नहीं लगता किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री मुस्लिम हुआ है। तो ये जो आपको एक डराया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र वाला, हिंदू राष्ट्र सबसे ज़्यादा गाज किस पे गिरेगी? हिंदू राष्ट्र जो होगा ये ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं की कब्रों में कब्रों की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का कार्य करेगा। ये जो 1950 में जो आज़ादी मिली है, हमें आज़ादी 1950 में रियल में मिली है, लोगों को आज़ादी 5000 साल पहले मिल चुकी थी। हमें दिमागी जो गुलामी थी उससे आज़ादी 1950 में मिली है। वो आज़ादी को बंधन करने का, उसे आज़ादी को सीमित करने या उस आज़ादी को ख़त्म करने की जो साजिश है, ये हिंदू राष्ट्र है। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एसआईआर के लिए लगभग 11 राज्यों को जो है नॉमिनेट किया है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे एसआईआर चल रहा है। हाँ, हम कई सारे गाँव में, कई सारी ग्राम पंचायतों में गए और वहाँ पे देखा, उनसे लोगों से पूछा, मिले, तो उनको एसआईआर का पूरा नाम ही नहीं पता है, एसआईआर होता क्या है। तो जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जहाँ जहाँ पर तेजस्वी बाबू की पार्टी के नेता जीते, वहाँ पे लगभग 50-50 हज़ार वोट, 60-60 हज़ार वोट काटने का काम किया गया एसआईआर के थ्रू। क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का 27 में चुनाव है, तो जिस तरीके से गाँव में जो नागरिक है, मतदाता है, जिस तरीके से रात को 12 बजे जो 2003 की जो मतदाता सूची है उसको फ्रीज करने का काम करती है सरकार, तो आपको लग रहा है कि यहाँ भी जहाँ जहाँ पे समाजवादी पार्टी वर्चस्व में रही है, वहाँ इसी तरीके का काम करने वाले हैं लोग? केवल समाजवादी पार्टी नहीं, जहाँ जहाँ अपोजिशन की सरकार है वहाँ वहाँ एसआईआर जाएगा। पहले आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में 2019 से 24 तक केवल 5 लाख या 7 लाख वोट जोड़े गए थे। उसके बाद एक साथ 32 लाख वोट जोड़े गए। तो ये एक तरीके से ये दर्शाता है कि वहाँ पे वोट चोरी हो रही है। ये एसआईआर वहाँ वहाँ होगी जहाँ जहाँ अपोजिशन की सरकार है, और घुसपैठिया का मुद्दा वहाँ वहाँ बनेगा जहाँ अपोजिशन की सरकार है। अभी घुसपैठिया बिहार में थे, अब धीरे धीरे यूपी में शिफ्ट कर जाएंगे, उसके बाद बंगाल में चले जाएंगे। एसआईआर का मुद्दा बंगाल में है, यूपी में है, असम में क्यों नहीं है? असम में एसआईआर का मुद्दा केवल इसलिए नहीं है ना, क्योंकि उनकी जो पार्टी है उसी की सरकार है, हेमंत विश्व शर्मा है, उनकी सरकार है, वो बीजेपी से अलाइन है।
तो इसीलिए एसआईआर का मुद्दा कोई मुद्दा है नहीं। और आप कह रहे हैं एसआईआर की फुल फॉर्म नहीं पता, एसआईआर की फुल फॉर्म ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी, हालांकि मुझे लग रहा है कि मुझे भी नहीं पता होगी। तो याद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दे फालतू के लेके आ रहे हैं कि एसआईआर करना, इसमें कितने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, वो कौन सी जात से आ रहे हैं। कई बीएलओ ने ये कहा है कि मुझ पे ओबीसी एससी वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था, मुस्लिम और यादव वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था। इस पे लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। बीएलओ अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो उसके पीछे 20 लोगों का 10 लोगों का परिवार होता है। वो परिवार पूरा आत्महत्या के लिए एक ऐसे गर्त में चला जाता है जो 50 सालों से गर्त में सरकारी आदमी पहलियात ये करता है, वोटर लिस्ट बताता है, बीएलओ बनता है। उसकी 50 सालों की गुलामी गरीबी दूर होती है एक नौकरी में, और एक नौकरी खा जाने से, एक आदमी की आत्महत्या करने से 50 लोग गड्ढे में चले गए। उन्हें निकालने के लिए आपने क्या किया। अभी 16 बीएलओ मर चुके हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे लोग। और हमारे जो ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, ये चमत्कारी हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री के बाद दूसरे ऐसे चमत्कारी पैदा हुए हैं जो कहीं से भी घुसपैठिए निकाल देते हैं। अभी 65 लाख लोग शायद बिहार में डिक्लेयर किए थे कि घुसपैठिए हैं। लिस्ट निकालो कितने डिपोर्ट किए हैं। 2004 या 5 से 2014 तक 90,000 डिपोर्ट किए गए हैं। 2014 से 24 तक 25 तक मुश्किल से 5 से 10,000 के बीच डिपोर्ट किए गए हैं। तो केवल हवाबाजी ही करनी है कि ये घुसपैठियों का मुद्दा है। घुसपैठिए कौन घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। अच्छा, जिस तरीके से घुसपैठियों का नाम, घुसपैठियों के नाम पे एसआईआर कराने का काम कर रही है सरकार, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो बंगाल से ढाका की तरफ लगभग 4 ट्रेनें नई लॉन्च करने का काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो एक तरफ आप आवागमन सुगम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो है घुसपैठिए आ रहे हैं। तो ये दोहरे चरित्र को किस तरीके से इसको देखने का प्रयास करेंगे। आप उधर की 4 ट्रेनें देख रहे हैं। बिहार का जब इलेक्शन था तो दिल्ली से लगातार ट्रेनें चली, और वो उसमें भर भर के जो लोग थे वोट करने वाले, भर भर के लोग आए हैं। तो वहाँ ट्रेनें चलाई जाएंगी जहाँ जहाँ चुनाव होगा। आप पर डे मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलती, 15 लोग डेली वहाँ से गिर के मरते हैं। तो जहाँ ट्रेनों की आवश्यकता है वहाँ ट्रेनें कम होती जा रही हैं, जहाँ इलेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं। और मैं एक बात कहता हूँ कि ये इनका 50 से 60 लाख मूविंग वोटर है। स्टेट इलेक्शन के लिए मूविंग वोटर है। ये हर चुनाव में, हर राज्य के चुनाव में मूव करता हुआ वोट डालता है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में डाला, हरियाणा में महाराष्ट्र में डाला। और मैं एक बात आपके चैनल पे और कहना चाहूँगा, ये इसका फिलहाल इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मोदी जी को मैं इस तरीके से अवतारी पुरुष मानता हूँ एक तरीके से, कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में विकास नहीं किया। मुझे मोदी जी का विकास अंतर्राष्ट्रीय विकास दिखता है। राष्ट्रीय विकास नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विकास इतना मोदी जी ने विकास किया है कि हरियाणा में ब्राज़ील के मॉडल, जो इंटरनेशनल मॉडल हैं, वो चुनाव वोट डालने आ रहे हैं। एक उस पे नहीं डालने आ रहे, एक बूथ पे 4 बूथों पे डालने आ रहे, 22 जगह वोट डालने आ रहे हैं। अच्छा, अभी जिस तरीके से हम देख रहे थे, जो पिछली सरकारें थी वो लगातार मतदाता होने के लिए प्रेरित करते थे, और ये एसआईआर के नाम पे हम देख रहे हैं लगातार जो जागरूक मतदाता हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। तो अब हम गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहते भैया एसआईआर का कुछ पता है? तुम्हारा वोट अगर जागरूक नहीं हो और तुम्हारा कुछ पोर्टल पे अगर आपको देखने और स्टेटस अपडेट करने का आइडिया नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो आपका वोट काट दिया जाएगा। अगर आप अगर आप इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं, अगर उसके डेटा में आ गया तो आपका वोट काट दिया जाएगा, आप जान नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये हम ये देख रहे हैं कि जो एसआईआर का फॉर्मेट है उसमें कहीं रिसीविंग का कहीं कुछ अता पता नहीं है। तो इसको किस तरीके से? मैं आपको एक बात और बताऊँ, रिसीविंग की तो बातें छोड़िए, पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर आप उसे एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए दे देंगे तो भर नहीं पाएगा। इतनी उसकी हार्ड उसके जो वो रखे गए हैं टॉपिक, या जो भी उसके स्टेप हैं वो इतने हार्ड हैं कि आम आदमी तो उसे भर नहीं पाएगा। और आपने एक बात और कही, जागरूक मतदाताओं का वोट काटा जा रहा है। जागरूक मतदाता जानता है अपने आने वाले 10 पीढ़ियों का या 5 पीढ़ियों का आने वालों का भविष्य जानता है कि मेरे एक वोट से 10 पीढ़ियों का भविष्य तय होगा। इसलिए नहीं कि 10,000 जैसे बिहार में 10,000 रुपये दे दिया तो वोट चला जाएगा किसी दूसरे के खाते में। तो इस तरीके से वो जान रहा है कि अगर जागरूक व्यक्ति का वोट काट लो, बाकी तो हम 2,000 रुपये अभी सबके खाते में आना शुरू हुआ है, उसके बाद फिर 2,000 आएगा। उसके बाद हो सकता है जैसे बिहार में योजनाएं लॉन्च की गई थी, धड़ाधड़ योजनाएं लॉन्च की, 2100 करोड़ रुपए खाते में भेजा गया, फिर भेजा गया लगभग 30,000 करोड़ जैसे बिहार में भेजा गया है। और हवाई के वादे किए गए हैं, ऐसे वादे यूपी में किए जाएंगे। और जितने जागरूक लोग हैं, जैसे मैं हूँ, भैया हैं, आप हैं, इन लोगों का वोट इसलिए काटा जाएगा। हमारे जैसे लोग आने वाले 50-100 लोगों के वोट और उन्हें बताएंगे कि आपको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करना है, आपको भविष्य अपना बनाना है, आपको अपना भविष्य नहीं देखना है, आपको आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखना है। हमारे इस वोट से ये आने वाली सरकारें डिसाइड होंगी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य डिसाइड होगा। उस भविष्य को तबाह करने के लिए ये ऐसे लोगों का वोट काट रहे हैं जो लोग जागरूक हैं।
एक राष्ट्र एक चुनाव की बात लगातार ये कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि देश के अंदर शिक्षा की बुरी स्थिति है, स्वास्थ्य की बुरी स्थिति है। एक राष्ट्र एक समान शिक्षा कब करेंगे ये? सबसे पहले क्या जरूरी है? जहां हम देख रहे हैं 5000 साल तक गुलामी रही है, लगभग 80-90% की आबादी जो है वो गुलाम रही है, अभी उनको अवसर की संभावनाएं नहीं है। तो एक तरफ आप जो है शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, चिकित्सा के मामले में, रोजगार के मामले में और व्यवसाय के उद्यम के मामले में आपने कहीं पे पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक प्रोपेगेंडा है उस पर लगातार काम कर रहे हैं। कहीं आप रसिया और चाइना की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं आप? देखिए, भारत के लोग बहुत ज़्यादा वीआईपी किस्म के लोग होते हैं। जैसे कि आपने देखा आज़ादी के पहले जब आज़ादी हुआ था तो एक चाइना मॉडल था, जहाँ पे लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम किया गया और गांवों से वहाँ पे स्टार्ट किया गया। भारत के अंदर क्या है कि भारत में हमेशा से बड़े बड़े संस्थानों पे फोकस किया गया, प्राइमरी शिक्षा पे इतना ध्यान दिया नहीं गया। और वही हाल लोकल लेवल का भी हुआ कि ग्रास रूट लेवल पे जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी बच्चों को, वो वंचित रखा गया। और भारत के अंदर वो वर्ग जिसके पास संसाधन थे वो लगातार ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकारिता सब में घुस गया। आज भारत की स्थिति ये है कि कोई भी गरीब बच्चा अपने बच्चे को कहाँ करे और एडमिशन दिला नहीं पा रहा, तो वो फिर एक ऐसे देखता हूँ, यहाँ पे हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे वो बस खाने के लिए आते हैं। क्या पढ़ाया जाता है उसका कोई मतलब नहीं। एक अमीर बच्चे का लड़का इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले स्कूल में पढ़ रहा है और एक वो पढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो भारत के लगभग 80 से 90% के आबादियों का ये हाल। चाइना हमारे देश से बाद में आजाद हुआ, कहीं ना कहीं देखेंगे, लेकिन उसने हेल्थ और एजुकेशन को फ्री करने का काम किया। आज देखेंगे पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने पहले हेल्थ और एजुकेशन को फ्री करने का काम किया, ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन के लिए फ्री करने का काम किया। हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उनको केवल लग रहा है कि हम जो है एक राष्ट्र एक चुनाव करा लें और ज्ञानेश जैसे लोगों से के द्वारा जिस तरीके से चल रहा है सिस्टम, उसके तरीके से फिर हम लगातार बढ़ाते रहेंगे, रसिया की तरीके से, पुतिन के तरीके से, और इसको एक डिक्टेटर लोकतंत्र से हम डिक्टेटर की ओर जा रहे हैं। कल पूरे देश ने संविधान दिवस के तौर पे मनाया है, ये संविधान सप्ताह के तौर पे पूरे देश में मनाया जाएगा। हम आज संविधान प्रेरणा स्थल पे खड़े हुए हैं भारत लखनऊ विश्वविद्यालय के। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो विजन और मिशन, नीति और नियति में लगा जो लंबा अंतर है, उसको किस तरीके से पाटने का काम करेंगे आप लोग? अब देखिए, जो आजकल शिक्षा का मुद्दा जो है, किसी भी पार्टी को देखने से पहले देखिए पार्टी क्या कर रही है, उसका शिक्षा का मुद्दा कहाँ पे है। शिक्षा के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। क्लासरूम में टॉयलेट से लेकर के क्लासरूम की बेंच टूटी हुई हैं। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, ये जो डिग्री कॉलेजेस हैं यहाँ पे क्लास ही नहीं होती, और यहाँ पे भी आप देख लो टॉयलेट तो ख़राब ही है, लेकिन क्लास यहाँ नहीं हो रही है। सोचिए कि डिग्री कॉलेज का ये हाल है जो कि लखनऊ में है, और जो वहाँ पे बाराबंकी, हरदोई जो ऐसे स्ट्रिक्ट है, वहाँ तो कोई बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। अभी हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो जो लखनऊ का नगर निगम मुख्यालय है, मेयर है सुषमा खरकवाल, उसके सामने जो पार्क है उसके पीछे बहुत सारा गंदगी है और जो स्वच्छता के मामले में तीसरी रैंक है। तो ये रैंकिंग करने वाले क्या देख रहे हैं, किस तरीके से रैंक दे रहे हैं, क्या क्या चल रहा है सिस्टम? देखिए, भारत में रैंकिंग का मैं क्या हाल बताऊं कि जिसकी सरकार होती है वो उस राज्य का वो रैंकिंग सिस्टम बढ़िया हो जाता है। क्योंकि भैया वो जो अधिकारी होते हैं, जिस दिन साफ सफाई करनी होती है, जिस दिन रैंक बनाना होता है, उस दिन वहीं ले जाएंगे, देखो भैया सब साफ है, उसके बाद जैसे ही हुआ खत्म, फिर रैंक बन गई। और ये हालत है कि अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की भी रैंक गिरी है, एजुकेशन के मामले में रैंक गिरी है। तो जो रैंक वाले होते हैं ये उसी दिन जिस दिन करने आते हैं सब बढ़िया कर देते हैं, उसके बाद अभी विश्वविद्यालय में जिस तरीके से, यहाँ भी ये विश्वविद्यालय है धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे हर समुदाय के लोग पढ़ने आते हैं, यहाँ पे हर आस्था को मानने वाले लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से लगातार एक वैचारिकी का कद बढ़ रहा है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से क्या संकेत है आने वाले समय में? देखिए, संकेत क्या, जिसकी सरकार होती है वो उसका प्रभाव तो होता नहीं, ही। लेकिन अन्य सरकारों को इतना ज्यादा दखल संस्थाओं में नहीं दिया, संस्थाएं बनाई, अन्य सरकारें रही हैं। तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जब वजूद में नहीं थी अपने, तब ये लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान बने, IITs बने, IIM बने, नासा और जो
जो साइंस के मामले में IITs हो, IIMs हो, बहुत सारा निर्माण हुआ है। तो उतना ज़्यादा सरकार का दखल नहीं था उसमें। जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, नेता थे, शिक्षक थे, प्रोफेसर्स थे, उनका इन्वॉल्वमेंट था। अभी हम देख रहे हैं विभागों में राजनीति इतना हावी हो गई है कि विभागों में जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं वो वहाँ के प्रोफेसरों की, वहाँ के विद्वानों की, वहाँ के जो योगदान करने वाले लोग हैं उनकी हटा के नेताओं को वहाँ पे घुसाने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से संस्थाओं को समाप्त करने का जो प्रयास है वो आने वाले समय में किस तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है देश के अंतिम पायदान के व्यक्ति को? देखिए, मेरा मानना है कि भारत में धर्म से भी निरपेक्ष होना चाहिए और विचारधारा से भी निरपेक्ष होना चाहिए। कि आप पढ़ने आए हो, आपका काम है पढ़ना और पढ़ाना। राजनीति धर्म बाहर कीजिए, वो बढ़िया है। हम क्योंकि पढ़ने आए तो हमारा काम पढ़ना है, और हम ये चाहते हैं कि जो हम जिससे पढ़ने आए हैं वो हमें वही पढ़ाए जो इसके लिए हम लोग आए हैं, उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। जो डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स है, इससे क्या नुकसान हो रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय की जो रैंक है 99 इस समय थी, ऑल इंडिया रैंक में 99 थी। तो बड़े विश्वविद्यालय अगर राजनीति बढ़िया करनी है तो फिर अच्छी DU JNU बड़े बड़े लेवल की करो, जहाँ के लोग भी थोड़े वो हो जाए, ताकि कुछ सुधार भी हो। लेकिन सिर्फ घटिया पॉलिटिक्स करके आप अपने डिपार्टमेंट को बेकार ही कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। पढ़ाई नहीं हो तो क्या होगा? जिसको गरीब बनाना है, गुलाम बनाना है, उसकी चेतना मार दो। चेतना कैसे मारनी है? पढ़ाओ ना, बस हो गया काम। और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उस पर फेसबुक पे कुछ आएगा, पक्का मान लेगा वो। और हम लोग कहेंगे अच्छा कहाँ है, लाओ पहले फैक्ट चेक करें। तो हम लोग जाँच करेंगे, देखेंगे, फिर मानेंगे, फिर भी आर्गुमेंट एक दूसरे से पूछ के करेंगे। अच्छा, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है आप उसको कहीं ना कहीं जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और फैक्ट चेकिंग का जो मामले हैं आप खैर रिसर्च स्कॉलर इन द फ्यूचर के होने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस आपकी जो एक कर्म भूमि है, राजनीति विज्ञान, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये भी राजनीति विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो जिस तरीके से ये सब पूरा फ्रेमिंग किया जा रहा है, तो मैं अब क्लोज करने की बात कर रहा हूँ। कल पूरा देश मनाया संविधान दिवस को, और संविधान दिवस सप्ताह लगातार एक सप्ताह मनाया जाएगा पूरे देश में। तो एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे देश के हर एक नागरिक को SIR पे? SIR पे कहेंगे कि देखिए अभी जो आपके हाथ में है कि जितनी जल्दी हो सके BLO से कांटेक्ट कीजिए। लेकिन BLO साहब भी बहुत जगह मैंने बात की मिल नहीं रहे, क्योंकि BLO पिछली बार जो हमारे BLO थे बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। अब हम लोग नंबर लगा रहे तो BLO का नंबर ही चेंज बता रहा है। अच्छा, चेंज बता रहे हैं। तो ये हालत है। तो मैं भी कहूँगा कि जल्दी से BLO को खोजिए, वरना हो सकता है जब वोट देने जाएंगे तो फिर कहेगा भाई आपका वोट ही नहीं, वोट नहीं। तो ये रहता है भारत में। तो ये थे भविष्य के 100 छात्र पॉलिटिकल साइंस। हम इनसे बात कर रहे थे, कल संविधान दिवस था। कुछ कहना और चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा जो भारत का संविधान है, हम भारत के लोग, पहले हम भारतीय हैं, जाति धर्म न सब बाद में रखिए, पहले हम भारतीय हैं। सबसे पहले संविधान पढ़िए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और हर भारतीयों को अपना मानिए, क्योंकि ये भारत है। अगर ये राष्ट्रवाद संविधान पे आधारित हो, ऐसा राष्ट्रवाद जो संविधान पे आधारित हो, संवैधानिक रूप से चले, वो संवैधानिक राष्ट्रवाद हो। ये ना हो कि किसी को एंटी नेशनल बोल दो, वो कर दो, केवल विचारधाराओं का विरोधी होने से आप एंटी नेशनल बोल दो। एंटी राष्ट्र वो है देश विरोधी। असली वो है जो संविधान को नहीं मान रहा, जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा है, जो संविधानवाद के खिलाफ कह रहा है कि सब समान है, जो असमानता कर रहा है, वो असली देशद्रोही है। ऐसे लोग हमारे लिए देशद्रोही हैं। असली राष्ट्रवाद वो है जो कानून को माने, प्लस सभी भारतीयों में बंधुत्व, जो हमारे संविधान में बंधुत्व की भावना वो होनी चाहिए, कि कोई पड़ोसी हो या कोई भी रोड पे पड़ा हुआ उसकी हेल्प करना, वो असली राष्ट्रवाद है। केवल कहना मैं जय हिंद जय भारत करके नारे लगाओ, लेकिन रियलिटी में भी कीजिए। केवल विश्व गुरु बनना है ना, विश्व गुरु ऐसे नहीं बनते भैया। अमेरिका ने बहुत मेहनत करी है, उसकी पीढ़ियों ने अपना खून पसीना बनाया, शिक्षा रिसर्च में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। चाइना, पहली बार चाइना जब 0 मेडल आया था ना, तो उसने 100 करोड़ रुपये फूका, तब आज चाइना में ओलंपिक में इतने मेडल आते, क्योंकि उनका राष्ट्रवाद झूठा नहीं है। उनका राष्ट्रवाद मेहनत है, कठोर है, परिश्रम से हम लोग बनेंगे, ये हमारा राष्ट्रवाद होना चाहिए। लेकिन शिक्षा की हालत खराब, स्पोर्ट्स की हालत खराब, ओलंपिक में मेडल नहीं है, तो हम सब युवा हैं। ऐसा राष्ट्रवाद हमें अच्छा चाहिए, लेकिन संविधान को मानने वाला। अच्छा, लोहिया ने, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो लोहिया जी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। लोहिया ने कहा था कि अवसर से जो है हम
आगे चीज़ों को देख सकते हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि अवसर से योग्यता, उन्होंने कहा कि आप अवसर दीजिए, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दीजिए और वो आगे बढ़ जाएंगे, वो काम करने लायक हो जाएंगे। तो अवसर से योग्यता, वो समाजवादी विचारक थे और मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता होगा आप लोगों को। तो किस तरीके से देख रहे हैं, अवसर से विशेषज्ञता की ओर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि विशेषज्ञता से अवसर, क्योंकि जब हमें अवसर ही नहीं मिलेगा पढ़ने लिखने का। अभी हम बात कर रहे थे SIR की, SIR में BLO खोजे नहीं मिल रहे हैं, BLO स्ट्रेस में है। 2 BLO 1000 वोटर्स का कैसे मैनेज करेंगे, बहुत कम समय है, BLO सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं, इसको एक बार देखिए, अवसर जो है, अवसर की समानता जो भारत के अनुच्छेद 16 में है, अवसर की समानता, आप किसी को अवसर दे दोगे तो सामान्य तौर पे हर मनुष्य का ब्रेन एक ही जैसा है और वो उसको आगे बढ़ जाता है। अमेरिका क्यों आगे, क्योंकि वहाँ पे आप जाके नौकरी पा सकते हो, कि वो लोग आपको अवसर दे रहे हैं। चाइना में भी लोगों को अवसर मिल रहा है, भारत में अवसर नहीं मिल रहा। वही कुछ चुनिंदा परिवार ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा किए हुए हैं, कुछ चुनिंदा परिवार ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा किए हुए हैं, तो अवसर नहीं मिल रहा। और यही असमानता का बड़ा एरिया रह गया है। और शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है भैया, उनका बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, हाईटेक स्कूल में पढ़ रहा है, एजुकेशन में पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, और व्यवस्था भी इंग्लिश के लिए है। यहाँ का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, हिंदी में। हिंदी भी सही से पढ़ नहीं पा रहा, मैथ के टीचर आ नहीं रहे हैं, टीचर लाखों रुपया ले रहा हो, पढ़ा नहीं रहा है। ये हत्या हो रही है भारत के लोगों की, लोकतंत्र की, मानसिक चेतना की हत्या हो रही है। और मैं बता दूं, केवल सांसें लेना जीवन नहीं है। एक अमर्त्य सेन है, वो कहते हैं कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। असली फ्रीडम वही जो आपकी कैपेबिलिटी को डेवलप करे। वो कैसे होगा? शिक्षा से होगा, एक अच्छी एजुकेशन से होगा। वो आप दे नहीं पा रहे हो, तो फिर हम लोग हत्या ही तो हुई। तो देख रहे थे जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के भविष्य के शोध छात्रों से। और कल 26 नवंबर 2025 था और पूरे भारत ने देश के अंदर संविधान दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। और आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये संकेत किया कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, और आप नेता हैं तो नीतियों पे काम करिए, और जो धर्माचार्यों का काम है वो धर्माचार्यों को करने दीजिए, और उनको जो काम जिसका है उसको सौंपिए। और हम फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। आप देखते रहिए सच तक भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।